हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के राजन सीरीज के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये प्रश्न से पहले कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शन में लिखा है 4 अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन टू ईच पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन आंसर इज करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 आंसर दिए हुए, उनमें से कोई एक सही है, उसका चयन करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी डॉक्टर न्यू मेथड था, इसके जो कुछ लिमिटेशन थे यानी कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए कौन सा इसमें से जो उपयुक्त मेथड है। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर न्यू मेथड्स जानना, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जानना होगा कि ये क्या होता है। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड होता है, ये मेनली फोकस था स्पोकन इंग्लिश पे, यानी स्पोकन लैंग्वेज पे, यानी बोल करके बच्चों को सिखाना, पढ़ना और बोलना के माध्यम से बच्चों को सिखाना इंग्लिश लैंग्वेज। और ये डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सिखाने की बात कहा है। यानी डायरेक्ट मेथड उसे कहते हैं कि किसी दूसरे लैंग्वेज की सहारा न लिया जाए, डायरेक्ट बच्चों को वो कोई लैंग्वेज जो सिखाना है उसको सिखा दिया जाए। जैसे इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट में उसको करके बच्चे को और उसको डायरेक्ट सिखा दिया जाए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, ना कि किसी का सहारा लिया जाए। तो ये डॉक्टर न्यू मेथड था और इसको ओवरकम करने के लिए, लिमिटेशंस को यानी कमियों को दूर करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड उपयुक्त है। तो ऑप्शन अ दिया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, बी दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सी है डायरेक्ट मेथड और डी है सिचुएशनल मेथड। तो सी दिया है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो इस पर फोकस किया है, इन्होंने बताया है यानी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कौन सा मेथड है बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, सिचुएशनल मेथड। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या दूसरा, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ द लैंग्वेज आर। ऑप्शन ए है लिसनिंग एंड राइटिंग, बी है रीडिंग एंड राइटिंग, सी है स्पीकिंग एंड लिसनिंग और डी है स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखिए जो लैंग्वेज स्किल होते हैं इंग्लिश में 4 होते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। 4 लैंग्वेज स्किल होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से 2 होते हैं स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल, और 2 लिसनिंग और रीडिंग जो होते हैं रिसेप्टिव स्किल होते हैं। यानी आप कह सकते हैं, मैं आपको याद करने के लिए बस बता रहा हूँ कि स्पीकिंग यानी अपने तरफ से सोच के बोलना होता है ना किसी को, और राइटिंग इसमें ज़्यादा जिसमें मेहनत लगता है उसको एक तरह से आप समझ सकते हैं, याद करने के लिए रिलेट करके याद कर सकते हैं कि उसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। और लिसनिंग में यानी सुनने में लिसनिंग और रीडिंग, इसमें कम मेहनत लगता है, जो लिखा रहता है केवल पढ़ देना रहता है और सुनने में तो कुछ लगता ही नहीं है, सिर्फ चुपचाप सुनते रहो। तो इसको रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है, जब प्रोडक्टिव स्किल पूछेगा तो स्पीकिंग एंड राइटिंग होगा, और जब रिसेप्टिव स्किल पूछेगा तो लिसनिंग एंड रीडिंग होगा। इसके बाद अगला प्रश्न के तीसरा, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ। जहाँ भी फोनेटिक आया है इसका अर्थ होगा ध्वन्यात्मक, यानी जो फोनेटिक इज द साइंस ऑफ। ऑप्शन ए है साउंड, बी है कॉन्सोनेंट, यानी सी है प्रोनाउंसिएशन और डी है राइटिंग। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, साउंड। जब भी फोनेटिक आएगा वहाँ साउंड सही होगा। प्रश्न के 4 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स। यानी खाली स्थान भरना है यहाँ पे आर्टिकल में से। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन दी होते हैं, जिसमें से ए एन डिफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और जो द होता है ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर आवर। आवर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है हिंदी में आवर, इसका प्रोनाउंसिएशन आवर होता है। जब भी प्रोनाउंसिएशन में और जो स्वर से शुरू होगा प्रोनाउंसिएशन तो वहाँ पे एन का प्रयोग होगा, एन का यूज होगा। जब भी प्रोनाउंसिएशन में व्यंजन से शुरू होगा, जैसे बुक लिखते हैं ना तो ए बुक होगा, तो ब से शुरू हो रहा है तो इसके पहले ए का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, आवर है ना, तो ए एन आवर होगा। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 5, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी ग्रामर का यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है चारों में, इसमें से कौन सा ग्रामर का स्पेलिंग सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन ब है, GRAMMAR, यही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रामर का स्पेलिंग होता है GRAMMAR। ए में दिया है ER नहीं होगा, इसमें GRR दिया है, सी में ये नहीं होगा, और डी में दिया है GRAA दिया है, ये भी नहीं होगा। तो यही बी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 6, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन ए टू जेड। यानी ए से जेड तक कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। वावेल होते हैं A E I O U, 5 वावेल होते हैं, इनको छोड़ के
सभी जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 26 होते हैं वर्ड लेटर होते हैं ABCD में, 26 में से जब 5 घटाएंगे तो 21 ही तो बचेगा, तो 21 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 7, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर। तो डिग्री के कितने काइंड्स ऑफ होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है 3। और 3 डिग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद है प्रश्न क्या 8, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। यानी इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होता है। इतना आप याद रखेंगे कि जो लैंग्वेज होता है फर्स्ट लैंग्वेज होता है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होता है। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। ऑप्शन ए में दिया है हिंदी, हिंदी होगा नहीं, ये फर्स्ट लैंग्वेज है। और संस्कृत तो होगा नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड और यूपी में ही इसमें ज़्यादा संस्कृत वगैरह बोला जाता है। बनारस में कुछ, वो तो यूपी में ही बनारस है, तो यूपी और उत्तराखंड में, बाकी जो है ये संस्कृत बहुत कम बोला जाता है। रीजनल लैंग्वेज है तो ये तो मदर टंग होता है, मदर लैंग्वेज होता है। तो ये सेकंड लैंग्वेज है ना इंग्लिश ही होता है, इसी को ग्लोबल लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होता है। और जो आपको ग्लोबल लैंग्वेज पूछेगा तो वहाँ भी आप इंग्लिश ही टिक करेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 9, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्ट आर। ऑप्शन ए है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, बी है अफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, सी है साइकोमोटर ऑब्जेक्ट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न क्या 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज नोन एज इवेल्युएशन अप्रोच। इसका ऑप्शन ए है ब्लूम्स अप्रोच, बी है RCEM अप्रोच, सी है मेजर्स अप्रोच और डी है माइलर्स अप्रोच। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ब्लूम्स अप्रोच। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नोन एज द इवेल्युएशन अप्रोच। यानी ब्लूम्स अप्रोच को ही इवेल्युएशन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 11, पोएट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन ए है डेवलप एस्थेटिक सेंस, बी है ट्रेन द इमोशंस और सी है अप्रिसिएशन एबिलिटी और डी है ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ एबव। यानी प्रश्न में पूछा हुआ है कि पोएट्री जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो बच्चों में क्या क्या कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है डेवलप द एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक का अर्थ होता है सौंदर्यात्मक सेंस, यानी सौंदर्यात्मक सेंस भी बढ़ाता है बच्चों में। ट्रेन द इमोशंस, उनके भावों में भी वृद्धि करता है, भाव सुधरते हैं। अप्रिसिएशन एबिलिटी को भी बढ़ाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। प्रश्न क्या 12 है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाई। ऑप्शन ए है एन अप्रोच, बी है मेथड, सी है स्ट्रेटजी और डी है मीडिया। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, स्ट्रेटजी। सबसे जो उपयुक्त आंसर है, स्ट्रेटजी से वो टीचिंग ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया जा सकता है। प्रश्न क्या 13 है, बाइलिंगुअल एंड आइडियोलिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन द टीचिंग। ऑप्शन ए है मदर टंग, बी है सेकेंड लैंग्वेज, सी है फर्स्ट लैंग्वेज और डी है नन ऑफ दिस। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा है बाइलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड। यानी बाइलिंगुअल यानी एक दूसरे लैंग्वेज का सहारा लिया जाता है किस लैंग्वेज को सिखाने के लिए, तो सेकंड लैंग्वेज को ही सिखाने के लिए। सेकंड लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश होता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। बच्चे को मदर टंग तो आएगा ही, जब भी बच्चा जहाँ पला बड़ा है वो वहाँ की भाषा तो जानेगा ही, उसी का सहारा लेके उसको सेकेंड लैंग्वेज सिखाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 14, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन, खाली स्थान है फिर इंग्लिश है। ऑप्शन ए है मेथड ऑफ टीचिंग, बी है अप्रोच ऑफ टीचिंग, सी है टेक्निक ऑफ टीचिंग और डी है नन ऑफ दीज। यानी द स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है वो अप्रोच ऑफ टीचिंग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या 15, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। यहाँ पे देखिए गाइड पढ़ रहे हैं तो गुइड पढ़ना चाहिए इसको। यू जो है यू को नहीं पढ़ा जा रहा है, गाइड पढ़ रहे हैं। GID भी लिखते तभी उसको भी गाइड पढ़ते। तो यहाँ पे साइलेंट क्या है, साइलेंट का अर्थ है जिसको नहीं बोला जा रहा है, उच्चारण नहीं किया जा रहा है उसका, तो यू का। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 16, एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज आर। यानी जो टीचिंग का पढ़ाने का, जो ग्रामर पढ़ाने का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, बी है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड और सी है टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज और डी है ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज।
इसमें ऑप्शन ए दिया है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की अच्छी समझ को, तो ये तो एम्स होता ही है यानी ग्रामर पढ़ाने का। और बी है यानी उसका लक्ष्य होता है, बी है टू डेवलप साइंटिफिक दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड, यानी साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बढ़ाना, डेवलप करना, ये भी होता है। और सी है टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के पैटर्न को भी पकड़ना, ये भी सही है, यानी डी ही इसका सही आंसर होगा। इसमें सभी पॉजिटिव आंसर दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 17 है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर, यानी जो टीचिंग एड्स होते हैं यानी उसके जो प्रकार कितने हैं। ऑप्शन ए है इसमें से कौन कौन प्रकार है। ऑप्शन ए है ऑडियो विजुअल एड, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो का होता है श्रव्य और विजुअल मतलब दृश्य, एड्स मतलब सामग्री, यानी दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री। बी है ऑडियो एड्स और सी है विजुअल एड्स और डी है ऑल ऑफ देम, यानी ऑडियो का मतलब यहाँ पे ऑडियो बी में दिया ऑडियो एड्स मतलब श्रव्य सामग्री, सी है विजुअल एड्स यानी दृश्य सामग्री, यानी तो सभी हो जाएंगे ना, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है ऑल ऑफ देम। प्रश्न संख्या 18 है व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड। ऑप्शन ए है फ्लुएंसी, बी है पॉज, सी है रिदम और डी है ऑल ऑफ एबव, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या क्या शामिल है। फ्लुएंसी है यानी जो लय है, एक निश्चित लय से बच्चा बिना रुके पढ़ता है, तो ये भी मैटर करता है, मतलब इसमें इंक्लूड रहता है। और बी है पॉज, यानी कहाँ रुकना है, ये भी प्रोनाउंसिएशन में शामिल होता है। और सी है रिदम, उसका एक निश्चित एक तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे पोएम को पढ़ना है तो उसको गा करके हल्का सा पढ़ा जाता है, तो वो एक रिदम आता है उसमें ना, कि लास्ट में बिल्कुल एक जैसे वर्ड आते हैं, वही राइमिंग वर्ड कहलाते हैं, वही रिदम होता है। इसके बाद डी है ऑल ऑफ देम, तो प्रोनाउंसिएशन में सभी इंक्लूड होते हैं, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग इज या आर, यानी जो तेज बच्चों को पढ़ाया जाता है, रीडिंग करवाया जाता है, तो उसके क्या आशय हो सकते हैं। ऑप्शन ए है टू प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के लिए तो हो सकता है। बी है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी बच्चों की समझ के लिए, ये भी सही है। और सी है टू प्रिपेयर पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, यानी प्रभावी, यानी जो मौन वाचन होता है उनको तैयार करने के लिए भी बच्चों को शुरू में पहले उनको बोल के पढ़ाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे मौन वाचन सीख जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव, यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 है मॉडर्न टीचिंग इज, यानी जो वर्तमान में जो बच्चों की जो शिक्षण कार्य हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो किस पे सेंटर्ड है। ऑप्शन ए है टीचर सेंटर्ड है, यानी शिक्षक केंद्रित है। बी है चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बाल केंद्रित है। सी है सब्जेक्ट सेंटर्ड है, यानी पाठ्यक्रम पे आधारित है। और डी है नॉन ऑफ दीज, तो इसका जो ऑप्शन बी है चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित है, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21 है ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाई। ऑप्शन ए है एजुकेशनल रेडियो, बी है एजुकेशनल टेलीविज़न और सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ देम। तो जो इसका ऑप्शन बी है एजुकेशनल टेलीविज़न, यही सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में देखिए 21 के प्रश्न में पूछा हुआ है ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस, यानी दृश्य और श्रव्य जो उनकी इंद्रियां हैं किससे वो फैसिलिटेट होंगी। जो इसमें ऑप्शन ए है कि एजुकेशनल रेडियो में तो केवल दृश्य होगा, विजुअल तो होगा नहीं, दिखाई तो देगा नहीं उसमें। और बी है एजुकेशनल टेलीविज़न, इससे होगा क्योंकि इसमें दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, यानी सुनाई दिखाई दृश्य सब सामग्रियाँ आ जाएंगी, तो यही बी सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज, इसमें सबसे इफेक्टिव मीडिया, प्रभावी मीडिया कौन सी है। ऑप्शन ए है रेडियो, इसमें केवल दृश्य सामग्री है, ये केवल सुनाई देगा, दिखाई तो देगा नहीं, वह है। यानी बी है टेलीविज़न, इसमें दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, यही सही आंसर होगा। और सी है बोथ ए एवं बी दोनों और डी है नन ऑफ दी। देखिए सी हो सकता था आंसर, लेकिन यहाँ पे अगर जो मोस्ट इफेक्टिव नहीं देता तो केवल इफेक्टिव देता तब ये सी सही आंसर होता, क्योंकि ए से भी होता और बी से भी होता है, लेकिन मोस्ट यानी सबसे प्रभावी पूछा है, यानी सबसे प्रभावी मीडिया कौन सा है तो टेलीविज़न है, एक का नाम पूछा है तो बी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर। ऑप्शन ए है 1 सेक्शन, बी है 2 सेक्शन, सी है 3 सेक्शन एंड डी है लास्ट सेक्शन। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, लास्ट सेक्शन। देखिए रिकैप्चुलेशन से बना है रिकैप्चुलेटरी, इसका अर्थ होता है सारांश। बच्चों से सारांश वाले क्वेश्चन कब पूछने चाहिए। सारांश का अर्थ होता है कि पूरे कहानी का सार बताओ संक्षेप में छोटा करके कि इसका क्या आशय है, तो बच्चों के लास्ट सेक्शन के बाद ही तो पूछेंगे, तो यहाँ पे डी सही आंसर होगा। जो पूरा सेक्शन जब आप पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे, बता लेंगे बच्चों को, लास्ट सेक्शन के बाद पूछेंगे, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, यानी इनमें से निम्न में से कौन सा कंपोजिशन है जो बच्चों को फ्री थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन के लिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन ए है गाइडेड कंपोजिशन, बी है ओरल कंपोजिशन, सी है फ्री कंपोजिशन और डी है रिटन कंपोजिशन। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है गाइडेड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन से कहते हैं जिसमें जो टीचर्स बताएगा, टीचर उसको बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे उनके अनुसार चलते हैं। जब बच्चे टीचर्स की थिंकिंग पे चलेंगे, उनके बताए कहे पे चलेंगे, तो उनका फ्री थिंकिंग काम नहीं करेगा, यानी वो अपने मन से कुछ भी उसमें नहीं करेंगे, जो टीचर बताएगा वही तो करेंगे। तो यही डज नॉट प्रोवाइड, यही जो अपसारी चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। इसको ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, क्योंकि यह नहीं पूछा है। नहीं में जब भी नहीं पूछे क्वेश्चन में तो जो गलत होता है आंसर वही सही उत्तर होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 है ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड। ऑप्शन ए है लेक्चर, बी है इंडक्टिव डिडक्टिव और सी है क्वेश्चन आंसर और डी है नोन। तो ग्रामर तो देखिए ग्रामर सभी से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे एक ही आंसर टिक करना है आपको, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड उसे कहते हैं जब बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताया जाता है इंडक्टिव मेथड में, उसके बाद से रूल बताए जाते हैं। जैसे व्याकरण में उसी को आगमन कहते हैं, इंडक्टिव मेथड को ही आगमन विधि कहते हैं। पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा बच्चे को, उसके बाद से उसका रूल बताया जाएगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। और डिडक्टिव मेथड में पहले रूल बताया जाता है, फिर उसके एग्जाम्पल बताए जाते हैं। तो इसी माध्यम से ग्रामर पढ़ाना सबसे उचित होता है, सबसे प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न के 26, गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग इज, यानी सबसे अच्छी हैंड राइटिंग किसको माना जाता है, इसका क्वालिटी क्या होता है। ऑप्शन ए है सिंप्लिसिटी, बी है स्पेसिंग, सी है ब्यूटी और डी है ऑल ऑफ एबव। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, यानी सिंप्लिसिटी होना चाहिए। जो आप ये अक्षर बना रहे हैं बिल्कुल वो उसमें सिंपल, कोई डिजाइनिंग नहीं होना चाहिए लिखने में, तो उसको अच्छी हैंड राइटिंग मानते हैं। बी है स्पेसिंग, यानी जो अक्षरों और शब्दों के बीच में जो जगह छोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो स्पेसिंग भी मैटर करता है। और सी है ब्यूटी, यानी सुंदर भी लिखा जाना चाहिए। तो ये सभी हो जाएंगे ना गुड हैंड राइटिंग के क्वालिटी। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, यानी ये ऑप्शन सभी। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न के 27, मेथड्स या अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश इज, यानी इंग्लिश टीचिंग के लिए इसमें से कौन से मेथड सबसे उचित है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल अप्रोच, बी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी है डायरेक्ट मेथड और डी है ऑल ऑफ देम। तो इसको अब डी सही आंसर है ऑल ऑफ देम, यानी इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो ये सभी उचित है। स्ट्रक्चरल अप्रोच किसे कहते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच में बच्चे को डायरेक्ट सेंटेंस और उसके पैटर्न, उसके स्ट्रक्चर से पढ़ाया जाता है, तो ये भी उचित होता है। इंग्लिश इससे भी पढ़ा सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी इसके पढ़ाने का तकनीक है, यानी एक विधि है। डायरेक्ट मेथड तो बहुत अच्छा विधि है, डायरेक्ट बच्चे को इंग्लिश सिखाया जाए, इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट में रखा जाए जिससे बच्चा सुन के सीख लेगा। तो ये सभी हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस, यानी ये किसका कथन है। जैसे पूछता है ना एक प्रश्न की कथन ये किसका है, डायरेक्ट ये एज इट इज उन्हीं के शब्दों में लिखा गया है जिनके द्वारा ये कहा गया है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस, किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स का कथन है। प्रश्न संख्या 29 है व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम क्या है, यानी दूसरा कोई अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है रिटन अप्रोच, बी है ओरल अप्रोच, सी है राइमिंग अप्रोच और डी है नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है ओरल अप्रोच, यानी ओरल अप्रोच को ही स्ट्रक्चरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली। इसका ऑप्शन ए है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, बी है ट्रेडिशनल ग्रामर, सी है फंक्शनल ग्रामर और डी है थ्योरेटिकल ग्रामर। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है फंक्शनल ग्रामर। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज लेज स्ट्रेस ऑन रूल, यानी सबसे ज़्यादा जो रूल पे कौन सा आधारित इसमें से ग्रामर हो सकता है। इसमें से है ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल ग्रामर, परंपरागत ग्रामर यानी बहुत पुराने समय से जो व्याकरण पढ़ाया जाता है उस पर, बी है इंसिडेंटल ग्रामर और सी है फंक्शनल ग्रामर और डी है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा ट्रेडिशनल ग्रामर। पुराने समय से बहुत सारे रूल बच्चों उसमें उस ग्रामर में बहुत सारे रूल हैं और पहले रूल पढ़ाया जाता है, फिर बच्चों को ग्रामर उस पर आधारित है, ये रूल पे ज़्यादा आधारित है ट्रेडिशनल ग्रामर। उसके बाद से इंसिडेंटल और फंक्शनल। आजकल तो बच्चों को डायरेक्ट मेथड से भी इंग्लिश सिखाया जा रहा है, ग्रामर सिखाया जा रहा है, यानी बच्चों को
बाइलिंगुअल मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से उनको लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, और बाइलिंगुअल मेथड से यानी उनकी जो मातृभाषा को का प्रयोग करके सहारा लेके उनको ग्रामर सिखाया जा रहा है। तो ये इसका जो सबसे ज़्यादा जो रूल पर आधारित जो ग्रामर होगा वो ट्रेडिशनल ग्रामर होगा। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रश्न के 32 है, टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड, यानी प्रोनाउंसिएशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वोकैबुलरी, बी है स्पीकिंग, सी है इंटोनेशन और डी है ऑल ऑफ एबव। यानी वोकैबुलरी मतलब जो उसके जो शब्दार्थ होते हैं उस पर, स्पीकिंग यानी बोलने पे, सी है इंटोनेशन यानी उतराव चढ़ाव पे। तो ये सभी डिपेंड करता है, इस पर रिलेटेड है प्रोनाउंसिएशन से, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। प्रश्न के 33 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न के 34 है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। यहाँ पे सैंडविच है, ये सैंडविच नहीं है, यहाँ पे डी साइलेंट है, डी को नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी किस में दिया है, सी में दिया है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न के 35 है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में देखिए पी नहीं बोला जा रहा है, सौ से बोला जा रहा है साइकोथेरेपी, इसमें पी साइलेंट है, पी दिया है सी में, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 36, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। आप अलग अलग पढ़ेंगे, इसका अलग अलग आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस। 6 प्रकार होते हैं, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न के 37, व्हाट आर द 2 रिसेप्टिव स्किल। प्रश्न के दूसरा में पूछा हुआ था, प्रोडक्टिव स्किल पूछा हुआ था, वहाँ हमने आपको बताया था कि 2 प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, लैंग्वेज स्किल 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें प्रोडक्टिव स्किल होते हैं 2, स्पीकिंग एंड राइटिंग, और रिसेप्टिव स्किल भी 2 होते हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, लिसनिंग एंड रीडिंग, यही सही आंसर है। वहाँ पे हमने आपको याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए एक चीज़ बताया था, जो आसान होता है करना ना, वो रिसेप्टिव स्किल होता है। जैसे लिसनिंग यानी सुनना आसान है, और रीडिंग जो लिखा हुआ है बिना दिमाग लगाए उसको आप पढ़ सकते हैं बस, तो रीडिंग ये हो जाएगा, ये रिसेप्टिव स्किल। और जो थोड़ा कठिन होता है, जिसमें थोड़ा मुश्किल होता है, वो होता है प्रोडक्टिव स्किल। जैसे स्पीकिंग, बोलने के लिए अपने पास से सोच विचार के बोलना होता है स्पीकिंग, और राइटिंग में भी काफ़ी लिखना पड़ता है सोच के समझ के, और फिजिकल भी वहाँ पे मेहनत लगता है। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल, और लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल। इसके बाद अगला प्रश्न के 38, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस्ड ऑन। ऑप्शन ए है रीडिंग, बी है लिसनिंग, सी है स्पीकिंग और डी है राइटिंग। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, रीडिंग। प्रश्न क्या 39 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, देखिए ग्रामर का स्पेलिंग दिया हुआ है कि कौन से ग्रामर का स्पेलिंग सही है। तो इसका ऑप्शन बी है, GRAMMAR, यही सही आंसर है। बाकी ए में दिया है GRAMMER दिया है, ई नहीं होगा, AR होगा, गलत है। सी में है GRR दिया है, ये भी गलत है। और डी है AA दिया है, ये भी गलत है। ये प्रश्न सेम क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम दिए, वहाँ पे भी सही था, यहाँ पे भी सही है। प्रश्न के 40 है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। यानी जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश सेंटेंस का क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट किस में दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में, सी में दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न 41, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। इसका ऑप्शन ए है, आई विल गो टू स्कूल। ये तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक खड़ी पाई यहाँ पे, यानी पूर्ण विराम हिंदी का, और नीचे एक बिंदी, इसी को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। जहाँ आश्चर्य, शोक, दुख, घृणा का बोध हो, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। बी है, हाउ स्वीट इज़ पायल, यानी जो पायल है कितनी स्वीट है, यानी बहुत स्वीट है। तो यहाँ पे आश्चर्य दिखाया जा रहा है ना, यही सही आंसर होगा, यहाँ पे प्रयोग हुआ है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, काजल इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, सिंपल है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क। और डी है, वेदर इज हॉट, ये भी यहाँ पे भी फुल स्टॉप का यूज होगा। इसका ऑप्शन बी है, सही आंसर है। प्रश्न के 42 है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है, डॉक्टर वेस्ट
तो यही ऑप्शन यही सही आंसर होगा, क्योंकि इसका पूरा नाम ही होता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, तो इसी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43 है, एम ऑफ पोएट्री इज, यानी पोएट्री पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। ये भी प्रश्न देखिए रिपीटेड लग रहा है। ऑप्शन है टू टेन द इमोशन, बी है टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, यानी सौंदर्यात्मक जो सेंस होता है डेवलप करना, इमोशंस डेवलप करना, ट्रेंड करना, और सी है टू अंडरस्टैंड द लाइफ बेटर, यानी ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझना। तो ये भी है, इसी से पोएट्री पढ़ाने से सब विकसित होता है एंड डेवलप होता है। इसका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न के 44, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। इसको सिंपली आप याद कर लेंगे, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, यानी प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न के 45, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन ग्रामर। इन ग्रामर में कितने आर्टिकल होते हैं, तो 3 आर्टिकल होते हैं। इसका ऑप्शन बी है 3, यही सही आंसर है। ए, एन एंड दी, यही 3 आर्टिकल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें ए एन जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और दी होता है डिफिनिट आर्टिकल होता है। इसके बाद है प्रश्न क्या 46, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी इस बीच में क्या भरा जाएगा आर्टिकल में से, ए एंड दी में से। तो बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो इसका जो ऑप्शन ए है, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यही सही आंसर है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, द भरा जाएगा। प्रश्न के 47 है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, यानी ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री पूछेगा, जब बड़ा जो वर्ड दिया रहता है तो उसके पहले मोर और मोस्ट लगा देते हैं। मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव में बदल जाएगा, मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव में बदल जाएगा। तो सुपरलेटिव पूछा हुआ है ना, तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रश्न के 48 है, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस, ईटीसी, यानी वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मातृभाषा, मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है शुरुआती समय में, यानी शुरुआती स्टेज में बच्चे के जो भाषा सिखाया जाता है उसमें नए जो वर्ड आते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, फ्रेज और ईडियम्स को बताने के लिए। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बी है ऑडियो वीडियो मेथड, सी है बाइलिंगुअल मेथड और या अप्रोच, और डी है लैंग्वेज गेम। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, बाइलिंगुअल मेथड। यहाँ पे बाईलिंगुअल यानी 2 भाषाएं हैं, यहीं से पता लग रहा है कि उसके किसी दूसरे भाषा का मदद लेके अगला भाषा सिखाया जाता है, नहीं उसके मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उसका सेकेंड लैंग्वेज सिखाया जाता है, तो उसी को बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 49, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डायड, कॉलरा है, कॉलरा बीमारी है, तो बीमारी के नाम के पहले हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन का तो ऑफ का प्रयोग पढ़ा हुआ, तो बीमारी के नाम के पहले ऑफ का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 50 है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, यानी अर्जित किया जा सकता है लैंग्वेज को, भाषा को किसके थ्रू। ऑप्शन ए है एक्सपोजर के, बी है मोटिवेशन, सी है रिपीटिशन और डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ एबव। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग होगा ना, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है पीछे। प्रश्न संख्या 52 है, द एम ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी सेकेंड लैंग्वेज का जो टीचिंग का एम उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे शुड नॉट भी पूछा है, जब नहीं पूछता है तो जो गलत आंसर ऑप्शन होगा वही सही आंसर होगा। तो देखते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज के सीखने का उद्देश्य क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी जो भाषा बोला जाता है उसकी समझ के लिए, तो ये तो होता है, तो ये निगेटिव नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। बी है टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रीहेंशन, यानी भाषा को समझ के साथ पढ़ना, तो ये भी तो पॉजिटिव आंसर है, तो ये भी नहीं होगा। और डी दिया हुआ है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, यानी जो लैंग्वेज भाषा को सही लिखने के लिए, तो ये भी पॉजिटिव आंसर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है टू फॉरगेट द मदर टंग, यानी मातृभाषा को भूलने के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये नहीं है ना, तो जो गलत ऑप्शन होता है वही सही आंसर होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। बी में दिया है टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रीहेंशन, यानी भाषा को समझ के साथ पढ़ने के लिए, तो ये तो होगा ही, तो ये नहीं होगा, ये सही आंसर नहीं होगा, यहाँ गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ने के लिए क्या उद्देश्य इसमें से नहीं होना चाहिए, तो मातृभाषा को भूलने के लिए नहीं होना चाहिए ना, मदर टंग को, तो यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न के 53,
विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट फ्री थिंकिंग, यानी फ्री थिंकिंग बच्चों को अब सारी चिंतन कौन सा इसमें से कंपोजिशन प्रदान करता है। ऑप्शन ए है राइटिंग कंपोजिशन, बी है ओरल कंपोजिशन, सी है गाइडेड कंपोजिशन, डी है फ्री कंपोजिशन। तो यहाँ पे ओरल फ्री भी हो सकता है और गाइडेड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से गाइड किया जाएगा बच्चों को तो टीचर के कही गई बातों के द्वारा, और जो बच्चा चलेगा तो उसका सोच उसमें उसको नहीं प्राप्त होगा, यानी टीचर के द्वारा चलेगा। तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, बी और डी हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया है यहाँ पे ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन ए राइटिंग कंपोजिशन। इसमें बच्चा लिखेगा भी, सोच सोच के लिखेगा, समझ समझ के, सोच सोच के, यानी उसके फ्री थिंकिंग के लिए ये अवसर प्रदान करता है सबसे ज़्यादा राइटिंग कंपोजिशन का। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न के 54 है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, यानी जो पोएट्री पढ़ाया जाता है बच्चों को उससे क्या होता है। ऑप्शन ए इंजॉयमेंट, बी है कम्प्रीहेंशन यानी समझ बढ़ता है इंजॉयमेंट के लिए भी, और सी है अप्रिसिएशन, और डी है ऑल ऑफ दी। तो ये इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न के 55 है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, ये प्रश्न फिर से तीसरी बार रिपीट हुआ है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग ऊपर भी हम लोगों ने 2 बार पढ़ लिया है, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। और रिसेप्टिव स्किल क्या होता है, लिसनिंग एंड रीडिंग। इसके बाद ऑप्शन प्रश्न क्या 56 फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। डू यू वांट टू मीट, यानी whom डू यू वांट टू मीट की विच तो होगा नहीं, who भी नहीं होगा, और whose भी नहीं होगा, whose डू यू वांट टू मीट। इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर है, सूटेबल यही बैठ रहा है, whom डू यू वांट टू मीट। इसके बाद अगला प्रश्न के 57 विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन ए है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बी है बाइलिंगुअल मेथड, सी है हर्बर्टियन मेथड, और डी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, बाइलिंगुअल मेथड। इसी को तो कहा जाता है बाइलिंगुअल मेथड, जब किसी एक मदर टंग का यानी उसकी मातृभाषा का यानी उसके लोकल लैंग्वेज का सहारा लेके सेकेंड लैंग्वेज सिखाने को ही बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। तो विच मेथड इज मिड वे मतलब उसके बीच में उसका सहारा लिया जाता है बाइलिंगुअल मेथड में। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न के 58 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, यानी दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री हैं यही सभी, और चाक होता है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, ये सभी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है TLM का टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें किसमें दिया हुआ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सी में दिया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न के 59 है फिल विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गॉट डिफिकल्टीज, इन डिफिकल्टीज, एट डिफिकल्टी, ऑन डिफिकल्टी तो बिल्कुल नहीं होगा, एट भी नहीं होगा और इन भी नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन सबसे सूटेबल है, इनटू डिफिकल्टीज, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न के 60 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई कैम हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, एट हिज रिक्वेस्ट, ऑफ हिज रिक्वेस्ट या बाई हिज रिक्वेस्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, एट हिज रिक्वेस्ट। प्रश्न के 61 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल चूज करना है। ही बिकम ग्रेट मैन, ए ग्रेट मैन कि एन ग्रेट मैन। ग्रेट कैसे लिखा जाता है, द ग्रेट तो होगा नहीं, देखिए ग्रेट ऐसे लिखते हैं ग्रे अट, ये व्यंजन से शुरू होना है, हिंदी के व्यंजन से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो जब व्यंजन से शुरू होगा तो इसका यूज ए होगा, इसके पहले ए यूज होगा, और यही अ से लेके अ तक यानी स्वर से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता तब एन का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न के 62 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी अलग अलग यहाँ वर्ड्स दिए हुए एक सेंटेंस बनाना है जिसका एक निश्चित अर्थ हो जो सही हो। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए ACDB, सबसे पहले ए यानी टुडे, फिर है सी टुडे मैन इज, और डी उसके बाद प्लेइंग विथ नेचर, यानी इसको और जो मिला के पढ़ें तो टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, बिल्कुल सही सेंटेंस है यही। तो यही सही आंसर होगा ACDB, टुडे मैन इज प्लेइंग नेचर। अब बाकी बी देखते हैं, BACD है तो नेचर, टुडे, उसके बाद क्या है CD, मैन इज प्लेइंग विथ, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। ऐसे ही ये तीनों आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन सही आंसर नहीं होंगे, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 63 डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ऑप्शन ए है प्ले मेथड, बी है प्रैक्टिकल मेथड, सी है रीडिंग मेथड, और डी है इंडक्टिव मेथड। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि।
इसका हिंदी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 64, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे भी आर्टिकल फिल करना है खाली स्थान पे। वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन। ए होटल होगा कि एन होटल होगा कि द होटल होगा, सम होटल होगा। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, द होटल होगा। प्रश्न के 65 है, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे वर्ब चूज करना है। ईच बॉय एंड गर्ल डैश पनिश्ड। यहाँ पे पनिश्ड आया है, यानी थर्ड फॉर्म आया है पनिश का, तो आर और इज तो होगा नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वचन प्रयोग होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और वाज वेयर यानी पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा, वेयर होगा कि वाज होगा। अब ईच बॉय सिंगल बॉय होगा, यानी एक बॉय, और ईच गर्ल यानी एक प्रत्येक लड़की, तो एक लड़का एक लड़की के लिए वाज होगा कि वेयर होगा। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ वाज होता है, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहाँ वेयर होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, वाज का प्रयोग होगा यहाँ पे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज पनिश्ड। प्रश्न के 66 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी तीसरी बार पूछा हुआ है। ग्रामर का स्पेलिंग है बी सही आंसर है, GRAMMAR, बाकी तीनों गलत है। इसके बाद है प्रश्न के 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजिटिव केस। यहाँ पे केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। और यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव केस में दिया हुआ है, आई, हुम, हु और हुज। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, हुज। देखिए हु का पॉजिटिव केस है ये, नॉमिनेटिव केस में हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम और पॉजिटिव केस में हुम। ऐसे ही किसी भी प्रोनाउन को लें, जैसे ही को लेते हैं तो ये नॉमिनेटिव केस में ही होता है, और हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और हिज होता है पॉजिटिव केस में। और ऐसे ही अगर जो आई को ले लें तो आई होता है ये नॉमिनेटिव केस में, और मी होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और माइन होता है पॉजिटिव केस में। तो ऐसे ही केस सभी प्रोनाउंस के होते हैं। तो हु का ये पॉजिटिव केस है, हुज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव केस, तो हुम हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 68, विच लेटर्स इज आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। यानी विसल पढ़ रहे हैं ना, इसमें से साइलेंट वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे एच साइलेंट है और टी साइलेंट है, क्योंकि विसल जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एच का आवाज़ नहीं आ रहा है और टी का भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है एच एंड टी, तो यही सही आंसर होगा, एच एंड टी। इसके बाद है प्रश्न क्या 69, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है। ऑप्शन ए है चूज, बी है चूजर, सी है चूजी, और डी है चुजली। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, चूजी। चूजी पर्सन सुना होगा आप लोगों ने कि वह बहुत चूजी पर्सन है। चूजी पर्सन उसे कहते हैं जो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगाता है। जैसे कपड़े खरीदने जाएगा तो उसको जल्दी पसंद ही नहीं आता है, वो चूज करता ही रह जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे ही खाना भी जब खाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से नहीं खाता है, वो थोड़ा सा चूजी टाइप का होता है, उसी को ना चूजी कहते हैं। तो चूजी पर्सन होता है, यानी किसी भी नाउन या नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव, नाउन पर नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का डिफिनेशन हमने पढ़ा था, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई है नाउन और प्रनाउन। तो चूजी पर्सन होता है ना, पर्सन की विशेषता बताता है चूजी, तो यही ऑप्शन सी सही आंसर होगा, चूजी, यही एडजेक्टिव है। प्रश्न के 70 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी इसमें सबसे जो यहाँ पे मंडे दिया है, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें सही स्पेलिंग किसकी दी हुई है। ऑप्शन ए है मुंडे दिया है, देखिए MONDAY होना चाहिए, ओ नहीं दिया है, यू दिया है, तो ये गलत है। सैटरडे में देखिए SATA सैटरडे होता है, यू रहना चाहिए टी के बाद, ये भी गलत दिया है, ए दिया है। और सी में TUESDAY होना चाहिए, यू दिया है, ये भी गलत है। और डी है वेडनेसडे, WED यानी SDAY, ये सही दिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। तो जब भी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फोनेटिक जहाँ भी आएगा वहाँ साउंड ही सही होगा, फोनेटिक है ध्वन्यात्मक, यानी तो इसका ऑप्शन ए है रीडिंग, बी है राइटिंग, सी है स्पेलिंग और डी है फोनेटिक। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, फोनेटिक। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस। तो ऑप्शन ए है आई, ये है नॉमिनेटिव केस में, बी है मी, आई का मी होता है किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, और माइन होता है पॉजिटिव केस में, तो डी दिया हुआ है माइन, यू ये है, ये नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यही है पॉजिटिव केस में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न के 73, विच लेटर इज साइलेंट इन द नॉट। यहाँ पे ये नॉट है, इसका
ये नॉट लिखा हुआ है, ना कि गनाट लिखा है। और ये नॉट का मतलब होता है जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं को नॉट कहते हैं। यहाँ पे जी साइलेंट है, जी को नहीं पढ़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जी, यही साइलेंट वर्ड है। तो संख्या 74 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, ऑप्शन ए है वर्ड पैटर्न, बी है सेंटेंस पैटर्न, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है लेटर पैटर्न। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, ए एंड बी दोनों, यानी ये वर्ड्स पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न, इसी को स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। ऊपर हमने बताया था आपको, प्रश्न संख्या 27 में बताया था कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किसे कहते हैं, जिसमें सेंटेंस पैटर्न और स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चे को लैंग्वेज सिखाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसी को स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। तो यही हमें पूछा हुआ है कि इसे किससे रिलेटेड है, तो वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस से और स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे सी सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, यानी फ्राइडे ऑप्शन ए है थर्ड, बी है फोर्थ, सी है फिफ्थ और डी है सिक्स। यानी फ्राइडे कौन से नंबर वाला ये सप्ताह का कौन सा दिन होता है, तो आप उंगली पे काउंट कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीक स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मंडे से वीक स्टार्ट होता है, मंडे। तो फ्राइडे कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ नंबर का है ना, तो फिफ्थ होगा, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, फिफ्थ डे ऑफ द वीक। तो सबसे पहले बस इसमें पता होना चाहिए कि जो वीक होता है स्टार्ट होता है मंडे से, तो आप उससे काउंट कर लेंगे तो फिफ्थ नंबर पे आएगा, तो यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 76, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ऑप्शन ए है राइटिंग, बी है रीडिंग, सी है प्लेइंग और डी है नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, रीडिंग। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 77, जो कि बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न है। हाउ मेनी वावेल्स आर देयर बिटवीन ए टू जेड, यानी जो इंग्लिश में ए से जेड में कितने वावेल होते हैं। तो सबसे शुरू में ही हमने आपको बताया था ए ई आई ओ यू, 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें 5 दिया है ऑप्शन सी में, यही सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो सबका सभी सब्जेक्ट का लिंक अलग अलग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।